आज हम आर्हेनियस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्हेनियस सिद्धांत से पहले हम ताप गुणांक के बारे में जान लेते हैं क्या है। जैसे मान लो T डिग्री सेल्सियस पर किसी अभिक्रिया का ताप या अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है वो KT है, वो T प्लस डिग्री पर है, उसका KT प्लस 10 हो जाता है। तो KT प्लस 10 डिवाइड बाई KT ये लगभग आता है 2 या 3 के बीच में होता है इसका मान, 2 से लेकर 3 के मध्य। तो यदि किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है, और ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट का ज़्यादातर अभिक्रियाओं के लिए मान है वो 2 से 3 के मध्य होता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में ताप गुणांक 1 से कम भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उन अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर वेग में कमी हो जाती है। अब क्या होता है कि ताप में वृद्धि है वो अणुओं के मध्य प्रति सेकंड ताप में वृद्धि करेंगे तो टक्कर है वो की संख्या बढ़ जाती है, इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि 10 डिग्री के ताप में हम यदि वृद्धि करें तो अणुओं के मध्य जो टक्कर है वो तो 2 से 3% ही बढ़ती है, जबकि अभिक्रिया का जो वेग है वो करीब 200 या 300% बढ़ जाता है। तो ये जो केवल ये बात है कि केवल टक्कर बढ़ने से जो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ये ताप के प्रभाव को पूर्णतया ये समझा नहीं पाती। फिर आर्हेनियस का सिद्धांत। अब जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस बी वो C प्लस डी में चेंज हो रहा है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है अग्रिम अभिक्रिया के लिए यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो रेट कांस्टेंट है K1 है, और बैक रिएक्शन के लिए K2 है। तो अब इसमें जो साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम देखेंगे कि K1 जो रेट है दोनों रिएक्शनों के फॉरवर्ड और बैक रिएक्शन के, वो रेट इक्वल हो जाते हैं। तो इनको इक्वल करेंगे। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है यानी कि अभिक्रिया की दर है, अग्र अभिक्रिया की दर, वो K1AB होता है, और जो बैक रिएक्शन है उसकी जो रेट है यानी कि K2CD होता है। अब इन K1 और K2 का जो कांस्टेंट जो रेशो है जिसको हम साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, तो ये CD/AB हो गया। अब ये जो वन टॉप समीकरण से हम देखते हैं तो DLNK बराबर DLNK/dt होता है, वो ΔH/RT स्क्वायर होता है। अब K यहाँ पर वो रेट कांस्टेंट है, ΔH चेंज इन एंथैल्पी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप। लेकिन आर्हेनियस ने जो ये वन टॉप समीकरण में थोड़ा सा चेंज किया, इसने ΔH की जगह EA यूज किया। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा। तो DLNK/dt है वो EA/RT स्क्वायर है। अब ये जो इक्वेशन है वो 60 है। अब इसको आर्हेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, आर्हेनियस ने दिया था। और ये जो इसका जो हम लॉग लेंगे, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो DLNK/dt और इक्वल टू EA/RT स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा LNK इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस LNA। और LN ये जब उसका इंटीग्रेशन से आया, और ये LNA है वो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस को हम फिर LNK/A के रूप में लिख सकते हैं। वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA/RT, और K इक्वल टू हो जाएगा K/A इक्वल टू हो जाएगा e⁻⁻⁸ और फिर A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K मान आ जाएगा। K यहाँ रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है या सक्रियण ऊर्जा क्या है? वह अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जिसमें सामान्य अणु की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक है। यानी कि कोई भी सामान्य रासायनिक जो रिएक्टेंट है उसका सामान्य अणु यदि प्रोडक्ट में चेंज होना चाहता है तो उसके लिए ये न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है, अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा है। और A है वो प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, और यानी कि पूर्व चरघातांकी नियतांक है ये। और ये K इक्वल टू
ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये जो आरएनए समीकरण का वर्तमान रूप है। अब आरएनए की जो समीकरण है वो निम्न बातों पर आधारित थी। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि अभिक्रिया में जो उपस्थित जो सभी अणु हैं वो अभिक्रिया में नहीं भाग लेते, परंतु अभिकारकों के वे ही अणु जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है, यानी कि एक निश्चित मात्रा के बराबर, यानी कि निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, और वो ही अणु प्रोडक्ट में चेंज हो पाते हैं। और ये जो ऊर्जा है वो अभिकारक अणुओं को टक्कर के पश्चात प्राप्त होती है। और वो टक्कर के पश्चात क्या है कि जो जिनकी निश्चित मात्रा से एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक एनर्जी है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। दूसरा सक्रिय अणु है वो अभिकारक के अन्य सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ जो एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, रिएक्टेंट के जो अन्य जो मॉलिक्यूल है उनकी तुलना में ज़्यादा एनर्जी रखेंगे। और जो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है जो रिएक्टेंट को रिएक्शन या प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए आवश्यक होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय अणु जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो सक्रिय जो एक्टिवेशन एनर्जी की प्राप्ति है वो कैसे करेंगे, वो अणुओं की परस्पर टक्कर से प्राप्त करते हैं। और सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होती है वो अणु उतने ही अधिक अणु एक्टिवेटेड होंगे और उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। यानी कि जिस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। ताप बढ़ाने से क्या होता है, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं यानी कि सक्रिय अणु है उनके रेशो में या उनके फ्रैक्शन में वृद्धि होती है। इस कारण से ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारक के जो सामान्य अणु है और सक्रिय अणु है यानी कि नॉर्मल मॉलिक्यूल है और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उनके मध्य साम्य स्थापित रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। अब जब सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करते हैं, कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे, तो क्या होगा, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो हाई एनर्जी स्पीशीज है, सब जो हाईएस्ट एनर्जी रखते हैं। और फिर वो एनर्जी लूज करेंगे और ये फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो इन्हीं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब बोल्ट्जमान के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि हम फ्रैक्शन देखें कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, ये तो फिर आएगा ये किसके इक्वल होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो अभिक्रिया तभी घटित होगी जब सक्रिय जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल टकराएंगे। तो यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करता है और वो उनके समानुपाती होता है। बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ए कहेंगे। तो ये जो सक्रिय अणुओं की सांद्रता है या वो जो उनका फ्रैक्शन है वो ये अपॉन आर टी था। तो ये आ गया, अभिक्रिया का वेग है वो आएगा ये इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये और इंटू अभिक्रिया अणुओं की सांद्रता। अब सांद्रता, और ये जो ना हमें पता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो एक कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट है वही ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी है। तो उसको के से लिख देते हैं, के क्या रेट कांस्टेंट है। तो ये जो रेट कांस्टेंट है वो एक ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी है। और एक की जो यहाँ पर जो यूनिट है वो ये की जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट है और एक की जो यूनिट है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट है। तो कि यदि मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो अलग होती है, वो जो सेम ही है वो एक की यूनिट होगी। एक्सपोनेंशियल फैक्टर की सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगी यूनिट। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करें, तो पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जो यार है समीकरण लिखा हमने के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसका लॉग लेंगे तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो एल एन, अब एल एन ए आ गया प्लस, लेकिन प्लस और जो पावर आ गया जाती है तो ये माइनस हो गया, माइनस ई अपॉन आर टी इंटू लॉग ई 1 हो जाता है।
तो ये एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी हो गया। अब एल एन के को हमने क्या किया, लॉग में चेंज कर दिया, तो 2.303 से इसको क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये आ गया और ई माइनस ई अपॉन आर टी आ गया। अब लॉग के चाहिए, तो ये पूरी समीकरण, पूरी इक्वेशन को हम क्या है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आया माइनस ई अपॉन आर टी था वो 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया, लॉग ए रहा केवल। अब इसको हम यदि 1/t और log k का यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी जो स्लोप आती है वो होगी y बराबर mx प्लस c से इसकी कंपेरिजन करेंगे, तो जो स्लोप आई वो माइनस ई अपॉन 2.303 r है, और जो इंटरसेप्ट है वो इसका log a के बराबर है। यहाँ देख रहे हैं log k और 1/t में ग्राफ खींचा, तो इसका जो स्लोप है tan थीटा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी है वो माइनस ई अपॉन 2.303 आर के इक्वल है। या हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन है उसको हम अलग अलग तापों पर लेते हैं, जैसे log के था वो ई अपॉन 2.303 आर टी माइनस ए प्लस log ए था, तो अब K1 के लिए हम T1 लेंगे, समीकरण हो गई 66, और फिर जो समीकरण 65 थी उसी को हमने दो रूपों में लिख दिया, एक T1 ताप के लिए, एक T2 ताप के लिए। T2 ताप के लिए K2 होगा, तो log K2 बराबर माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T2 प्लस log ए, और 66 में से क्या है, हम 67 में से 66 को घटा देते हैं, तो ये घटाया तो यहाँ आ गया log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर 1/T2 माइनस 1/T1, ये हो गया। और फिर log K2 अपॉन ये है वो log a माइनस बी इज इक्वल टू log a अपॉन बी, तो वो सेम ही आ गया log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, और फिर ये अगला है, यदि हम माइनस रिमूव करते हैं तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो गया तो ये माइनस रिमूव हो गया। तो इस प्रकार से ई की गणना यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।